मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे हैं। कल हमने जिस विषय को छुआ, जिस विषय को आपने समझा पढ़ा, वो था आपका नई आर्थिक व्यवस्था। इसके साथ ही जो आपका अध्याय है वो पूर्णता की तरफ गया। आज फिर आपके सामने मैं इसी अध्याय को समेटकर एक छोटे से रूप में लाई हूं, ताकि आप इस विषय को क्रम वाइज एक ही बार में दोहरा लें। दो ध्रुवीय विश्व और शीत युद्ध के दायरे की लिमिटेशन कि शीत युद्ध कितने भागों में बटा रहा, क्या क्या घटनाएं उसमें हुई, दायरा क्या रहा उसका। तो पहले हम दो ध्रुवीय विश्व है उसके बारे में बात कर लें। दो भागों में पूरा विश्व बटा हुआ था। पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। सोवियत संघ और अमेरिका दो गुट बने हुए थे विश्व के सामने। दोनों में यदि हम इनकी क्रम वाइज चर्चा करें तो पहले उस पर आ जाए विचारधारा। सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी समाजवादी विचारधारा थी। उधर यदि बात करें अमेरिका की, अमेरिका उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थक रहा। बात करें गठबंधन की, सोवियत संघ का जो गठबंधन था उसे पूर्वी गठबंधन बोला गया, और पश्चिमी जो गठबंधन है वो अमेरिकी गठबंधन रहा। सैनिक गुट जो थे सोवियत संघ के, उनको वार्सा पैक्ट के नाम से जाना गया। उधर अमेरिका के साथ जो सैनिक संगठन थे उसमें नाटो, सीटो, सेंटो ये साथ जुड़े हुए थे। और जो प्रमुख देश थे उसमें चेकोस्लाविया, युगोस्लाविया और पूर्वी जर्मनी और हंगरी, ये सब सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे। बात करें पश्चिमी जो इधर अमेरिका की हम बात करें तो इनके जो प्रमुख देश, जो इनके मित्र देश रहे, जो इनके साथी रहे, जो इनके खेमे के रहे, उसमें फ्रांस था, पश्चिमी जर्मनी था, इंग्लैंड जैसे हम यूके कहते हैं, यूके था, इटली थी, पुर्तगाल, ये सभी देश इनके साथ थे। अब इन दोनों महाशक्तियों को जो चुनौती देने के लिए सामने कौन आया? गुटनिरपेक्ष नाम, एंड जिसको कि नाम के नाम से पुकार गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ये कौन थे? कौन से देश थे ये वो देश थे जो साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे, उनकी गुलामी से आजाद हुए थे। ये वो देश थे जिन्होंने अपने सब कुछ होते हुए भी उनकी गुलामी को सहन किया हुआ था, लेकिन अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो धीरे धीरे मुक्त हुए। और उसके बाद दो चीजें उनके सामने रही कि वो किसकी तरफ जाएं। दो खेमे हैं, क्योंकि यदि वो एक के साथ जाते हैं तो दूसरे से निश्चय ही उन्हें दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। यदि वो दूसरे के साथ जाते हैं तो पहले वाले से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ कि ना वो कुछ देश ऐसे रहे जो ना इधर रहे और ना उधर रहे, उन्होंने अपने आप को अलग ही रखा। और इनका नेतृत्व तो कौन कर रहा था पता है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पुरजोर से उन्होंने इस आंदोलन को चलाया, और चलाया नहीं बल्कि उन देशों को भी इनके खेमे से जाने से रोका कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो आपको स्वयं ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तो एक छोटे, क्योंकि मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूं। अब इसके बाद है, क्योंकि विस्तार से मैं पहले चर्चा कर चुकी हूं, पिछले वीडियोस आप फिर देखें। अब दूसरी बात रही शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध कितने दायरे में बना रहा, उसकी क्या क्या कहां वो परिसीमाओं में बंधा रहा। सबसे पहले उसकी परिभाषा आपको पता चल जाए।
शीत युद्ध है क्या? शीत युद्ध वो युद्ध जो आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि विचारधाराओं की, दोनों महाशक्तियों की विचारधारा की लड़ाई थी। खेमे मैंने अभी ऊपर बता दिया कि उनके गुटों में कौन कौन से देश सम्मिलित हुए, कौन कौन से सैनिक गठबंधन उनके साथ जुड़े रहे। अच्छा, कई बार ऐसे अवसर भी हमारे सामने आए कि जो विश्व युद्ध है, तृतीय जो विश्व युद्ध है, उसकी संभावना बनी रही। ऐसा लगने लगा था कि तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा, लेकिन कितनी भी बात बिगड़ी, कितनी भी अवसर आए, लेकिन फिर भी हदों को पार नहीं होने दिया। उससे जो जब एक कोई काम थोड़ा पीक पर आ जाए और उस समय थोड़ा थोड़ा यदि पेशेंस रखा जाए तो बच जाती है अनहोनी होने से। तो वही बात वहां भी रही कि ऐसे अवसर तो कई बार आए कि यूं लगा कि लड़ाई निश्चित रूप से तीसरे विश्व युद्ध में परिणित हो जाएगी। कुछ देशों में लड़ाइयां हुई, निश्चय ही संघर्ष हुए, आपस में लड़े वो लोग, और उन लड़ाई के दौरान जनधन की हानि भी हुई, क्षति हुई, बहुत अधिक खून खराबा भी हुआ, बहुत अधिक उठक पटक रही। लेकिन फिर भी क्या हुआ, स्थिति क्या रही? नियंत्रण में रही, स्थिति हद से पार नहीं गई। उसका परिणाम क्या हुआ कि विश्व जो था परमाणु युद्ध से बचा रहा। मतलब धीरे धीरे वो जो इस परिस्थिति थी कि परमाणु संपन्न देश था, अमेरिका के पास तो परमाणु हथियार थे ही और उसने परीक्षण कर भी लिया था। लेकिन अब जो धीरे धीरे स्थिति बन रही थी वो आगे ना विस्फोट हो गया, तीसरे विश्व युद्ध के रूप में परिणित ना हो जाए, उस स्थिति से हम निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो स्थिति नहीं बन पाई। एक और बात, विश्व युद्ध से तो बचा रहा, तीसरे युद्ध से बचा रहा, लेकिन एक और रहा कि वैमनस्य, जो ईर्ष्या थी, द्वेष थी विश्व में, बना तो रहा। दोनों महाशक्तियां आपस में हथियार तो इकट्ठा करती रही, ऐसा नहीं है कि वो चुप रही, उन्होंने हथियारों का लेना देना रखना बंद कर दिया, नहीं, इकट्ठे तो कर रही थी, लेकिन वो दिख रही थी। वैमनस्य इतना भी नहीं हुआ कि वो पीक से बाहर हो जाए। विश्व स्तर पर जो घृणा थी वो नियंत्रण में रही। उसका परिणाम हमारे सामने था कि हम तीसरे युद्ध की विभीषिका से बचे रहे। इस दौरान अब छोटी सी और चर्चा कर लें। कई संकट आए, कोरिया का संकट आया, उत्तरी कोरिया है ना, ये कब से कब तक रहा? 1950 से 1953 तक। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, इनका संकट आज भी जारी है, दिख रहा है। इसके लिए संघर्ष होता रहा दोनों के अपने लिए, और उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों के बीच मध्यस्थता की, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में एक सफल प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, उन्हें सफलता मिली। इस उदाहरण को आप कई बार दे सकते हैं, जब भी मौका हो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा बर्लिन संकट, बर्लिन आपको पता है कहाँ है? बर्लिन जर्मनी में है। वहां एक दीवार खड़ी की गई 1961 में, और उनका भी एक संघर्ष रहा। पूर्वी जो जर्मनी था ये साम्यवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ था, सोवियत संघ के साथ था, और इसके अलावा पश्चिमी जर्मनी ये पूंजीवादी अमेरिकन प्रभाव से जुड़ा रहा, और बाद में इस संघर्ष का भी समाधान हो गया। इसके बाद वियतनाम संघर्ष, नहीं इसके वियतनाम संघर्ष, क्यूबा का संकट भी था, क्योंकि वो 61 में हुआ। इसके बाद क्यूबा संकट हुआ, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं पीछे, क्योंकि क्यूबा का जो पीक पॉइंट रहा वो तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बनता जा रहा था। मिसाइल संकट जो था, आपने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है। इसके बाद वियतनाम संघर्ष पे आ जाओ। वियतनाम संघर्ष ये 1954 से और 75 तक
ये चलता रहा। उत्तरी वियतनाम सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ था और दक्षिणी वियतनाम ये अमेरिका के साथ था। और बाद में स्थिति ये भी बनी कि जो दक्षिणी वियतनाम था ये संघर्ष में हार गया और दोनों का एकीकरण भी हो गया। काफी लंबे संघर्ष के बाद दोनों का एकीकरण कर दिया गया। इन्हीं संघर्षों की हम बात करें तो और भी संकट हमारे सामने, जैसे अफगानिस्तान का है, आपका कोरिया है, आप भारत को भी लीजिए, यहां भी थोड़ा टच कीजिए। भारत जो है 1971 में क्या भारत में जो संघर्ष रहा, पाकिस्तान से जो लड़ाई हुई, उसमें हमारा साथ किसने दिया था? सोवियत संघ ने। और पाकिस्तान का साथ किसने दिया था? अमेरिका ने। तो इन संकटों ये भी एक आए और उसमें आपके जो ये संकट आए इसमें एक सहयोग, अब ये जो संकट आए इनको टालने के लिए जो भूमिका निभाई संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ और नाम NAM गुट निरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से जो आंदोलन चला, इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साथ में एक और शब्द आया अवरोध, अवरोध की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। अवरोध का मतलब पता है? दो महाशक्तियों के बीच की वो स्थिति जब दोनों को ये पता हो कि दोनों आपस में लड़ने के लिए यदि हम तैयार हो जाते हैं तो दोनों को बराबर की क्षति होने वाली है। तो उन्हें जब ये जानकारी उनके जहन में है तो निश्चय ही ना तो पहले वाला हमला करना चाहेगा ना ही दूसरे वाला, क्योंकि पहले वाले को पता है कि यदि मैंने हमला किया तो क्षति मेरी भी उतनी होगी जितनी की दूसरे वाले की। तो दोनों समान स्थितियों वाले एक दूसरे से युद्ध करने में बचे रहे। तो इनकी जो ये बातें हैं, जो आपको ये छोटी छोटी बातें आपको आज मैंने एक शॉर्ट में समझा दी। ये चैप्टर आपका यहाँ पूर्ण हुआ। आप ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें जितनी भी आप बार बार पढ़ेंगे, जितनी बार आप देखेंगे, जितनी बार आप इसको समझेंगे, क्योंकि आगे भी जितने भी आगे आने वाले जो अध्याय हैं उनसे आपको बहुत सहायता मिलेगी। इसलिए इसको बहुत अच्छे से एक एक बार उनको देखते जाएं, पढ़ते जाएं। यदि फिर भी कहीं कोई शंका है तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। आप ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण अध्याय, इसमें से परीक्षक बच्चों से प्रश्न कई रूप में पूछ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।